Students, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to learn 2.6 the World Heritage. दुनिया के अंदर बहुत सारे अजूबे हैं, अजायब चीज़ें हैं जो दुनिया के लिए एक हेरिटेज का एक असासा है, एक कौम का, मिल्लत का, लोगों का, नेशन का प्रोटेक्ट किया गया है। वही हम डिटेल में देखने जा रहे हैं 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज। इसके पहले हम चिट चैट एक्टिविटी जो यूजुअली होती है वो कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ आई कैन टॉक अबाउट द वर्ड्स। आपको पहले एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप के अंदर में आपको ये तय करना है कि आप वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात कर सकते हैं। तो उसमें आप क्या करना है, 6 to 8 ग्रुप्स बनाइए स्टूडेंट का, और हर जो ग्रुप रहेगा आपको कोई ना कोई एक टॉपिक इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये गिवन 6 पॉइंट में से कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए आप आपके ग्रुप के लिए। पहला ग्रुप पॉइंट रहेगा इम्पोर्टेंट सिटीज। अब ये ग्रुप ये इसके बारे में बात कर सकता है कि जो अहम शहर है दुनिया के अंदर में वो कौन से है और कौन कौन से है और उसकी क्या खासियत है, क्या खास बात है उस शहर के अंदर। तो हर एस्पेक्ट से आप बात कर सकते हैं। उसका रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसकी इकोनॉमी, उसके बारे में उसका लोकेशन, जोग्राफिकल रीजन, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसका क्या प्रोडक्शन है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, साइट सीइंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। जो सयाती मकामात है साइट सीइंग, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये कब बना, किस मकसद से बना, क्यों बनाया गया है, कहाँ पर है, कब का बनाया हुआ है, उसकी पूरी हिस्ट्री ब्रीफ डिस्कस कर सकते हैं। और ये लोगों के लिए इंटरेस्टेड क्यों है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड, फूड एंड स्पेशलिटी कुजीन। ग़िज़ाओं के बारे में, खान पीन के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ख़ास चीज़ों के बारे में, ख़ास ग़िज़ाओं के बारे में, ख़ास डिशेस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कंटिनेंटल फूड ले लीजिए, नेशनल फूड ले लीजिए, स्ट्रीट फूड ले लीजिए, स्पेशल डेजर्ट्स ले लीजिए, बहुत सारे पकवान के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड वेजिटेशन। अलग अलग मकामात के अलग अलग इलाके के एतबार से वहाँ पर जो है तो वेजिटेशंस, नबातात जिसको बोलेंगे उर्दू के अंदर में, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। कौन से फल, कौन से फूल, कौन से बेल और कौन से क्रॉप्स, वेजिटेशन जो इलाके की जो वेजिटेशंस होते हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। और ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के बारे में आप डिस्कस सकते हैं। ऐसे 6 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट लीजिए और डिस्कस कीजिए, ठीक है। 6 to 8 स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर इसको डिस्कस करना है। लेट्स बिगिन विथ, आपको क्या करना है, एक लीफलेट या फिर आपको ये बनाना है, ब्राउशर बनाना है, और उसमें क्या क्या रहेगा वो देख लीजिए। इसके अंदर में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, करीब तरीब जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। उसके बाद में एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट करीब तरीब एयरपोर्ट, करीब तरीब बस स्टैंड आपके इलाके का, ठीक है, वो एक होगा। टॉप 5 स्पॉट्स टू विजिट, ऐसे मकामात जो 5 अहम मकामात है जहाँ पर विजिट की जा सकती है, उनके नाम। स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस स्पॉट्स, अब उसके स्पेशल फीचर्स क्या क्या खास बात है उस मकान की, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हैव फन एंड एंटरटेनमेंट, क्या चीज़ें हैं जो फन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। मोस्ट वांटेड स्पेशल कुजीन, उसके बारे में जो ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्पेशली गर्ल्स जब आप रास्ते से जाते हैं, पानी पूरी, भेलपूरी, रगड़ा, कचौरी, इस तरह के आप फूड देखते हैं, स्ट्रीट फूड, तो मुंह में पानी आता। तो वैसे कुजिन के बारे में स्पेशल जो खास आपके लिए है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कोई जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 आप लिख लीजिए। अगर नियर बाय साइट सीइंग स्पॉट्स, इसके अलावा जो नज़दीकी मकामात है सयाहती इंटरेस्ट के, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका लीफलेट या फिर आपका ब्राउशर तैयार हो जाएगा। नीचे लिखा है हैप्पी जर्नी, कॉन्टैक्ट, एंजॉय ट्रैवल्स। ये ऐसी कुछ नंबर दिया गया है, ये रियल नंबर नहीं है। +91 123456789 और ईमेल njoy@travels.com। ये ऐसी है डमी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज। अब क्या है वर्ल्ड हेरिटेज, उसके बारे में हम सब तफसील से समझने जा रहे हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज एक्चुअल में क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या कंडीशंस है, शराइत है, कस्ट, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले।
सो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वो डिटरमाइन करती है, तय करती है। कौन तय करता है? ये यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये तय करती है कि वर्ल्ड हेरिटेज है या नहीं। जैसा कि ताजमहल है, वर्ल्ड हेरिटेज है या नहीं, ये तय करने का इख्तियार यूनेस्को के पास में है। ठीक है। टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। अब इस ये क्यों करती है? क्योंकि ये क्या है? कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस है। किसके लिए? इंसानों के लिए। उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया है तो इसको बोलेंगे कल्चरल सकाफती और नेचुरल कुदरती अहमियत रखता है इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program. अब ये जो इसका तय करने का यूनेस्को का है और इसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका है? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम इनका है। और जो देखता है, कौन देखता है? ये भी देखता है, यूनेस्को भी देखता है इसको। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यही इसको देखता है। इसको देखता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब ये यूनेस्को जो है, तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनाया है। ये कमिटी के अंडर में ये सारी चीजें होती है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर places that are significant culturally and naturally. They vary in type and include forest. अब ये अलग अलग है, सिर्फ बिल्डिंगे ऐसी नहीं है। वो क्या क्या है वो देख लीजिए। वो क्या है यहाँ पर देख लीजिए, अंडरलाइन। फॉरेस्ट है यहाँ पर, जंगलात, फॉरेस्ट समझता है ना? हाँ, फॉरेस्ट है। लेक्स, झीलें जहाँ पर नेचुरली वाटर रहता है, लेक्स। मोन्यूमेंट्स, जो बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं वो। बिल्डिंग्स एंड सिटीज, शहर भी है देखिए इसके अंदर। ये सारे चीजें अलग अलग है। अब इख्तियार किसको है? यूनेस्को को है कि ये इसको करना या नहीं करना है। और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, जो यूनेस्को को निगरानी में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट पेज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन ऑल्सो बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। अब यहाँ पर क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज की जितने भी साइट्स है, मकामात है, ये दो इसके ऊपर कंप्राइज करती है। कौन कौन से? कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। कल्चरल, जो कल्चर चला आ रहा है ना? जैसा कि मुगल एम्पायर है, उनका एक कल्चर था, ईरानिया, पर्शियन, इस तरह से जो कल्चर चले आ रहे हैं, जैसा कि इजिप्शियन कल्चर, सिविलाइजेशन। कल्चरल एंड नेचुरल, कुदरती चीजें, एरियाज, दो एरिया के अंदर में ये कंबाइन किया गया। फॉर एग्जांपल समझते हैं, माउंट हुआंगशान इन चाइना इज अ साइट विद सिग्निफिकेंस टू ह्यूमन कल्चर। अब यहाँ पर जो माउंट हुआंगशान है, ये चाइना के अंदर में है। और ये जो साइट जो है, तो ये ह्यूमन कल्चर की अहमियत है, इसको है ना, इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, बिकॉज इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल। अब इसने जो रोल प्ले किया है, ये हिस्ट्री का रोल रहा है। चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर, जिसके अंदर क्या है? चाइनीज आर्ट और लिटरेचर। देखिए दो चीजें इसके अंदर में, ये माउंटेन के अंदर चाइनीज आर्ट। अब चाइनीज आर्ट का क्या है? उनका एक जो बनाने के जो स्कल्पचर्स है, बहुत सारे डिजाइन्स है, बहुत सारे उनके क्या बोलेंगे उसको, लेटाइस है, डिजाइन है, जो भी उनका वो रहा होगा, आर्ट रहा होगा, चाइनीज आर्ट। एंड लिटरेचर, लिटरेचर क्या है? जो उन्होंने लिखा है, वो लिखा है लेटर्स, जो भी उनके चीजें हैं लिटरेचर की, वो सारी चीजें इसके अंदर में। इसलिए ये क्या है? ये ह्यूमन कल्चर को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये नेचुरली या हिस्ट्रिकली इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है। हाँ, द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल लैंडस्केप है इसके अंदर, फिजिकल फीचर भी है इसके अंदर। सिर्फ ये कल्चरल या आर्ट को रिफ्लेक्ट या दिखाता नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर लैंडस्केप है, कुदरती मंजर है। जैसा कि आप कहीं खड़े हो गए दरिया के पास, नदी के पास, झील के पास, लेक, एंड यू आर गोइंग टू सी सनसेट, ब्यूटीफुल सनसेट एंड सनडाउन एंड द blooming flowers and
फ्लक्स ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, वो सारी चीजें आप देखते हैं तो उसको लैंडस्केप बोलेंगे। इसके अंदर फिजिकल लैंडस्केप की एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिस्टिंग्विश कुछ खास अलग थलग जो है तो फीचर है इसका और क्वालिटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब इसकी हिस्ट्री जो तारीख है वर्ल्ड हेरिटेज की वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कब से बना है, क्यों बना है, कब से इसको किसने एस्टैब्लिश किया, क्यों किया, वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, कब से स्टार्ट होगी, कब लोगों के अंदर आवाज, तो ये चीजें। ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन, ये जो आइडिया आ गया, ये आइडिया कब स्टार्ट हुआ, लोगों के जहनों में आया, इसको प्रोटेक्ट करना कल्चरल और ह्यूमन एस्टिक और वैल्यूज को। अर्ली 20th सेंचुरी, स्टार्ट के जो अर्ली 20th सेंचुरी उसके अंदर आया। 20th सेंचुरी मतलब अर्ली क्या रही होगी, मतलब 19, ये जो भी ले लीजिए, 1910 ये अर्ली हो गया, 1920 इस तरह से ये हो गया है, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर में आ गया है। मोनुमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950s। देखो 1950 तक के इसका कोई खास खाका या खास जहन में क्लियरिफिकेशन या कुछ इस तरह से प्रोग्राम या डेटा या ऑर्गेनाइजेशन ये चीजें नहीं थी। इन 1954 फिर क्या होगा, 54 में इजिप्ट started plans to build the Aswan High Dam to collect and control water from the Nile River। सबसे पहले शुरुआत की गई है, इजिप्ट ने आसवान डैम बनाई। आसवान डैम पता है बहुत पुराना है, 1954 से स्टार्ट हुआ है। इजिप्ट ने इसको बिल्ड किया है वाटर को कंट्रोल करने के लिए, और इसको बनाया गया है नाइल रिवर पर। बहुत पुरानी है नाइल रिवर, हर ईच एंड एवरीवन नोज द नाइल रिवर, द हिस्ट्री ऑफ नाइल रिवर, दिस एंशिएंट river and biggest river. So the Aswan Dam was built on Nile River in 1954, started initiated by the Egyptian people. The initial plan for the dam's construction would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples. अब यहाँ पर क्या हो गया है, अगर इसको बनाते, देखिए अब उनको समझ में आगा, उन्होंने क्या सोचे, ठीक है हम तो बना लेंगे कर लेंगे, वो जो आइडिया आ गया 54 में बना गया। लेकिन बनाने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि अगर फ्लड आता है, अगर वो डैम टूट जाता है या कोलैप्स हो जाता है या फिर उसके अंदर में वो जो तबाह हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, पूरी वैली को, कौन सी वैली है ये, अबू सिंबल की जो वैली है, वैली कंटेनिंग, वैली के अंदर में उनकी जो वैली है, वैली के अंदर में एक टेम्पल है जिसका नाम है द अबू सिंबल टेम्पल्स। ये टेम्पल और स्कूल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफिकेट्स, तो ये सारी चीजें जो है तो वो बहा कर लेके चले जाएंगे, पानी बर्बाद कर देगा, उड़ाएगा, तबाह कर देगा, ये इन्होंने सोचा है। अबू सिंबल टेम्पल्स और क्या करेगा, आर्टिफिकेट्स, जो उनका आर्ट है, जो कल्चर आर्ट है, जो बनाते थे, जो काम करते थे पत्थरों पे, बड़े बड़े चीजों पे, तो वो भी सब क्या हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा उन्होंने सोचा है। फिर क्या किया, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफिकेट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। मतलब 5 साल के बाद में यूनेस्को ने एक कैंपेन लाया है, एक नया कंसेप्ट लेकर आया है प्रोटेक्ट करने के लिए, किसको, आसवान डैम को, या फिर टेम्पल्स को और आर्टिफिकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने 1959 में एक चीज लेकर आई, एक मंसूबा लेकर आया, एक कैंपेन लेकर आया, द कॉल फॉर द डिसमेंटलिंग। अब उन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ से मुंतकिल कर दो, क्या डिसमेंटलिंग, डिसेंबलिंग, पुलिंग डाउन, इसको असेंबल था, मतलब बना हुआ था जो टेम्पल्स आर्टिफिकेट जो बने हुए थे, तो इसको क्या करो, यहाँ से ये कर दो, हटा दो, और हटा कर क्या करो, ऊंचे चट्टान पर इसको शिफ्ट कर दो, मुंतकिल करो, यही चीज है। एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, इसको डिसमेंटल करना है और इसको बड़े ऊंचे जो है तो ग्राउंड पर, इसको हायर ग्राउंड पर, जिसका लेवल सी लेवल से ऊंचा रहेगा, वहां पर इसको शिफ्ट करना है। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड $80 million
40 मिलियन 80 मिलियन का एस्टिमेटेड कॉस्ट था इसका उस टाइम पर 1959 में। कितना होगा देखिए 80 मिलियन, तो इतना बड़ा काम था। 40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। अब आधा पैसा मतलब 50 मिलियन 50 अलग अलग मुल्कों से आया पैसा। लोगों ने इसको इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर पैसा जमा किया यूनेस्को के पास में, या यूनेस्को की जो कमिटी है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन, इनको उन्होंने 50 कंट्रीज ने 40 मिलियंस का फंड जमा करके रखा। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएट अ ड्राफ्ट convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। अब इन पास आधा पैसा भी आ गया है। इसका कॉस्ट कितना हो गया था 80 मिलियंस, उसमें से 40 मिलियंस 50 कंट्रीज में जमा कर दिया। तो फिर इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल दोनों ने क्या किया, ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को इनिशिएट ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको प्रिजर्व करने के लिए मोन्यूमेंट्स होगा, टेम्पल्स होगा, आर्टिफिकेट्स होगा, कल्चर, हिस्ट्री, जो भी है प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट बनाया है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग। और ये ड्राफ्ट क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। यहाँ तक समझ में आएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने क्या क्या कहाँ से स्टार्ट किया, कंसेप्ट कहाँ से शुरू होगा। ये इस कंसेप्ट लोगों के जहनों में आ गया 1950 से 20th सेंचुरी के अर्ली से स्टार्ट होगा। बट 1950 में क्या होगा, इट्स एक्चुअल क्रिएशन कुछ जहन में बहुत ज्यादा आता नहीं आया 50 तक के, लेकिन 54 में लोगों के जहन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इजिप्ट ने क्या किया कि वो इजिप्ट ने क्या किया, आसवान डैम बनाया है नाइल रिवर के ऊपर में। तो वहां से लोग समझ में आ गया कि ये जब अगर हट जाता है, डैम अगर टूट जाता है, कोलैप्स अगर हो जाता है, तो जितना ये टेम्पल्स है और ये आर्टिफिकेट्स है ये सब जो तो खत्म हो जाएंगे। तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए यूनेस्को सामने आया, और यूनेस्को आने के बाद में एक ड्राफ्ट उसने बनाया, और उसमें उसने एस्टीमेट तैयार किया 80 मिलियंस का, जिसमें 40 मिलियंस का फंड जो रेज किया गया 50 डिफरेंट कंट्री से, और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और वो ड्राफ्ट को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब आगे देखते हैं, शॉर्टली देयरआफ्टर इन 1965, अब उसके बाद में कौन सा माइलस्टोन आता है, 1965 का आता है। ये जहन में रख दीजिए, 50 तक के कुछ नहीं था, 54 में आया, उसके बाद में 54 में आने के बाद में 59 में जो है तो ड्राफ्ट कमिटी या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और उसके बाद में 65 में क्या होगा, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। देखिए सबसे पहला काम 65 में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स जो यूएस ने किया है, और ये व्हाइट हाउस के अंदर किया, कॉन्फ्रेंस को बुलाया है, और कॉन्फ्रेंस क्या टाइटल से बुलाई गई है, वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। इस टाइटल के अंडर में यूएस के अंदर में इस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है, ठीक है। और इसका क्या काम है, वही टू प्रोटेक्ट हिस्ट्री एंड कल्चरल साइट्स, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। देखिए सिर्फ कल्चरल साइट्स को प्रोटेक्ट देना नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के अंदर जो नेचुरल एंड सीनिक साइट्स है उसको भी प्रोटेक्शन देने के लिए जो है तो ये वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई गई यूएस के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर में 1965। फाइनली इन 1968, अब 68 में क्या होगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड presented them at the United Nations Conference on Human Environment स्टॉकहोम स्वीडन। अब इसके बाद में देखो, एक ने स्टार्ट किया, यूएस ने स्टार्ट किया 65 में, उसके बाद में धीरे धीरे फिर क्या होगा 68 में भी क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ये बनाएगी। कंजर्वेशन मकसद वही है सबका कि बचाना, नेचुरल डेवलप सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द, अब इसको बचाना है और पेश करना है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस यूएन के अंदर जो है तो पेश करना है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट इसके लिए, और ये हुई है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। स्वीडन कंट्री है,
स्टॉकहोम उसका कैपिटल। इन 1972 ये कब हुआ? 72 के अंदर। उसके बाद में फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस इन 1972। 72 के अंदर भी क्या होगा? नेचुरल हेरिटेज को जो तो अडॉप्ट किया गया। किसने अडॉप्ट किया? यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोटेक्शन के नवंबर 16 1972 के अंदर। ये जो माइलस्टोन आ रहा है इसका वर्ल्ड हेरिटेज का, ये आपको जहन में रखना है कि कौन से सीरीज में क्या क्या इंसिडेंट हुए, क्या अकरेंसेस है, क्या सीक्वेंस है, ये सब आपको जहन द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब यहाँ पर क्या है, जो कमेटी है ये कितने मेंबर पे होती है, कब कॉल करती है, क्या एक्टिविटीज करती है, किसको रिस्पॉन्सिबल है, ये इसमें हम देखेंगे। Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. अब ये रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बताने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए यूनेस्को के अंदर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है या नहीं। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये कमेटी डिसाइड करती है, लिस्ट बनाती है ना। इसकी लिस्ट बनाएंगे, विल बी लिस्टेड एज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कौन से साइट्स आएंगी, ठीक है। अब द कमिटी मीट्स वंस अ ईयर। अब इनकी जो मीटिंग होती है साल में एक दफा होती है, ठीक है, समझ में आएगा। एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 21 स्टेट्स पार्टीज। अब इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जिसको आप बोलिए मेंबर्स है, जो कमेटी के जो मेंबर रहेंगे वो 21 स्टेट पार्टीज के इलेक्टिव रोल के रहेंगे, दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 years टर्म्स बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। अब जनरल असेंबली ये जो है तो यहाँ से वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जनरल असेंबली से ये तय होता है उनका जो टेन्योर है वो भी, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने साल के लिए? 6 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। द स्टेट पार्टीज आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन देयर टेरिटरी। अब जो स्टेट पार्टीज है, कौन सी? 21 स्टेट पार्टीज, ये क्या करती है? ये जिम्मेदार है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग, ये बताती है कि ये साइट्स को रखना है, ये साइट को नहीं रखना है, ये उनकी टेरिटरी में, सिर्फ उन्हीं के टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ये टेरिटरी के अंदर, फला टेरिटरी के अंदर में ये रहेंगे साइट, फला टेरिटरी में ये रहेंगे, ये रहेंगी, ये रहेंगी, और इंक्लूजन करती है ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर ये ऐड करती है, इंक्लूड करती है, बिकमिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसका जो प्रोसीजर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसी बनती, मतलब क्या तरीका है उसका, कि किसी को कैसा डिक्लेयर किया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है, तो वो देखने जा रहे हैं। इसके कितने स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है, वो कैसे है, क्या तरीके का है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न दोज ऑल द स्टेप्स। देयर आर 5 स्टेप्स in becoming a World Heritage Site, the first of which is for our country or state party to take an inventory of its significant cultural and natural sites. सबसे पहले जो स्टेट पार्टी जो होती है, जैसे 21 स्टेट पार्टी है, तो वो पार्टी क्या करती है, पहले ये इन्वेंट्री जमा करती है। इन्वेंट्री क्या है कि डिटेल लिस्ट तैयार करती है कि ये ठीक है, लिस्ट ले ली, मतलब एक डिटेल लिस्ट ले ली, ठीक है। ये पहला स्टेप होगा, स्टेट पार्टी टू टेक इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल, सब वही है ना, कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, उसी के लिए सब काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट, यही है वो, एक पहला ही है ये टेंटेटिव लिस्ट, वो भी बोल सकते हैं आप इसको। It is important because nominations to the World Heritage List will not be considered unless the nominated site was first included on the tentative list. सबसे पहले यही बात की जा रही है कि टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर करती है स्टेट पार्टीज,
ठीक है, स्टेट पार्टी। उसके बाद में सेकंड, कंट्रीज आर देन एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट। अब जो कंट्रीज है वो क्या करती है, सेलेक्ट करती है साइट्स जो टेंटेटिव लिस्ट दी गई है। समझ लीजिए अभी यहाँ पर हम इंडिया में समझते हैं कि समझिए लाल किला ये किया गया है, ताजमहल भी दिया गया है, उसके अलावा कुछ और फोर्ट्स दिए गए हैं, कुछ और इलाके दिए गए हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कंट्री बोलता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। टेंटेटिव लिस्ट तो आ जाती है लेकिन कंट्री क्या बोलेगा, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो कंट्री फिर सेकंड स्टेज में आ, उसको ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं टेंटेटिव लिस्ट में, नॉमिनेशन फाइल के लिए वो सेलेक्ट करते हैं, मतलब है ना, नाम भेजने के लिए वो इख्तियार दिया जाता है किसको, कंट्रीज को। द थर्ड स्टेप, यहाँ पर थर्ड स्टेप क्या है ये नोट कर लीजिए, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा। द थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज। अब जो नॉमिनेशन फाइल दी गई है कंट्री की तरफ से, इंडिया की तरफ से, तो जो एडवाइजरी बॉडी है, 2 एडवाइजरी बॉडी उस पर गौर करती है, रिव्यू करती है, मतलब गौर खौस करती है, कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ये जो एडवाइजरी बॉडी है ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स और साइट प्रोटेक्शन के ऊपर ही रहती है। हु देन मेक रिकमेंडेशन टू टेक द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। उसके बाद में रिकमेंडेशन करती है ये कौन, एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी क्या करती है, रिकमेंडेशन करती है। अब इनको कंट्री ने तो भेज दिया ये, लेकिन ये इसमें से वो रिकमेंड करती है कि इसको होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, या फिर इसको होना चाहिए, रिकमेंड करती है। ठीक है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप्स को टू बिकम अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद में क्या होता है, फोर्थ वन, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीट्स वंस अ ईयर टू रिव्यू दिस रिकमेंडेशन। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है जो रिकमेंड कर रही है, ये क्या होती है, ये भी वंस अ रिव्यू टू रिव्यू करने के लिए साल में सिर्फ एक ही मर्तबा ये जो तो बैठते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक ही मर्तबा बैठती है रिकमेंडेशन, एंड डिसाइड विच साइट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। और ये डिसाइड करती है, रिव्यू भी करती है और ये डिसाइड भी कर रही है, डिसाइड भी कर रही है और रिव्यू करती है वंस इन अ ईयर, ये साल में एक ही मर्तबा से। द फाइनल स्टेप इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट। अब यहाँ पर डिटरमाइन की जा रही है नॉमिनेटेड साइट जो है, तो जो क्राइटेरिया दिए गए हैं 1 of 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। देखिए 10 क्राइटेरिया बहुत मजबूत होते हैं इनके, 10 में से कोई ना कोई एक क्राइटेरिया इन्होंने क्रॉस करना चाहिए, मैच करना चाहिए ये साइट ने, तो वो जो है तो फाइनल रहेगा। ये फिफ्थ वन देना कि नहीं देना, ये रिव्यू आ रहा है, फोर्थ वन रिव्यू करने के लिए आ रहा है, और फिफ्थ वन जो है तो वो डिटरमाइन कर रहा है कि ये देना कि नहीं देना, ये क्राइटेरिया है, आउट ऑफ 10 से 1 मैच होना एटलीस्ट जरूरी है। तो ये सारे 5 स्टेजेस है टू बिकम वर्ल्ड हेरिटेज साइट। If the site meets these criteria, it can then be inscribed on the World Heritage List. अगर ये हो जाता क्राइटेरिया मैच 10 में से, तो इसको इंस्क्रिप्ट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर में, इसको डाल दिया जाता है, प्रिंट किया जाता है। इनगॉफ होता है ना, ट्रॉफी वगैरह मिलती है, इनगॉफ होता है, तरह से इंस्क्राइब किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। वंस अ साइट गोज थ्रू this process and is chosen, it remains the property of the country on whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाता है, और ये एक ऐसी कंट्री में उसके टेरिटरी में जो आता है, वो उस कंट्री में के टेरिटरी में जो वो भी जो है तो उसके इसमें रहता है, उसके अंडर में ये इट रिमेन्स द प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बाकी रहती है उसी की, वो टेरिटरी की, वो कंट्री की, लेकिन इसके अलावा ये कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के में भी आता है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बनती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर सारी चीजें जारी है।
और सिलेक्शन यूनेस्को कर रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, सब चीजें हैं, इसमें एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो समझ में आ गया आपके ये 5 स्टेजेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिया हैज 36, ओ कितना बड़ा नंबर है हमारे इंडिया में, क्या है 36 या 28 कल्चरल और 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। वाह वाह, हमारे पास में कितने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? 36 है, जिसमें से 28 क्या है कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स्ड। मिक्स मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अब याद रखिए, हमारे पास में 36 है, जिसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। The World Heritage Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones, which include अफ्रीका। देखिए, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसने क्या किया, वर्ल्ड जितने भी दुनिया के अंदर कंट्रीज है, इनको 5 जोग्राफिकल रीजन्स में जो है तो डिवाइड किया है, डिवीजन किया है इसका। कौन कौन से? एक अफ्रीका, दूसरा है अरब स्टेट्स, तीसरा है एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, फोर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड फिफ्थ वन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। इस तरह से जोग्राफिकल रीजन में वर्ल्ड हेरिटेज ने जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज कमेटी ने जो है तो जोग्राफिकली पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज को डिवाइड किया गया है 5 अलग अलग जोन्स के अंदर। अफ्रीका एक जोन है, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। इस तरह से 5 इसके जोन बनाए हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। क्यों बनाए हैं? क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगी, सब अपना अपना काम करेंगे, सब जोन वाले अपना अपना काम करेंगे, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे इस तरह। अब जो है ये हमने समझ लिया है कि वर्ल्ड हेरिटेज है क्या, उसको किस तरह से शामिल किया जाता है, कमेटी किस तरह से बनती है, कब स्टार्ट हुई है, ये सारी चीज समझे। लेकिन अब इसके लास्ट में हम ये समझेंगे कि ये डेंजर में है। अब ये डेंजर में क्यों है और हमारी जिम्मेदारियां क्या है, ये लास्ट पार्ट है इस लेसन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। Like many natural and historic cultural sites around the world, many World Heritage Sites are in danger of being destroyed or lost due to the war. अब ये डिस्ट्रॉय हो गए हैं बता रहा है, क्यों हो गए? पास्ट में क्या हो गई? वॉर्स हो गई है, वार हो गई है, पोचिंग हो गया है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया है, उसके बाद में कुदरती आफत, जलजले, तूफान, आंधी, इस तरह से अर्थक्वेक बता रहा है, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब लोग घर बना रहे हैं, लोग रह रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्री, सिविलाइजेशन। हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक, इससे भी टूरिस्ट का जो ट्रैफिक है वो भी। अनइन्वेंटेड फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन। देखा होगा ना आपने, जो हिस्ट्रिकल प्लेसेस है वहां पर मार्बल अगर लगी रहती है, उस मार्बल से अगर बना होता है तो वो ब्लैकिश लगता है, काला काला लगता है। तो क्यों होता है? एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन से भी होता है, ये हुआ है हमारे पास में। तो इस तरह से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। सबसे पहले वॉर, पोचिंग, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन डेंजर आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ सेपरेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अब ये इसकी सेपरेट लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन से साइट जो है तो डेंजर में, ठीक है, विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी टू अलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड। अब इसको ये डेंजर जोन से हटाने के लिए, डेंजर लिस्ट से हटाने के लिए, या फिर ये जो खतरे से बाहर निकालने के लिए फंड जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने रिसोर्स को अलोकेट किया है वर्ल्ड हेरिटेज फंड से। वर्ल्ड हेरिटेज के पास जो फंड आता है वो फंड से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है तो
वो रिसोर्स का यूज करते हुए, फंड का यूज करते हुए उसको जो है तो पोल्यूशन से या फिर उसको खतरे से जो है तो डेंजर से बाहर निकालने के वास्ते सारी चीजें करती है। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस टू प्रोटेक्ट एंड और रिस्टोर द साइट। अलग अलग प्लान जो है तो बनाए गए हैं which allowed for it to be originally included on the World Heritage List. The World Heritage Committee can choose to delete the site from the list to learn। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्लान बनाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए और रिस्टोरेशन के लिए, नए तामीर के लिए, उसको सफाई वगैरह साफ सुथरा करने के लिए। इफ हाउ एवर साइट लॉसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो साइट है उसके जो खूबसूरती वो खो रही है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, अहम चीजें हैं वो खत्म हो जा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, जो लिस्ट है उसमें से उसको निकालने का भी इसको इख्तियार है, क्या उसको निकालना है या नहीं निकालना है, डिलीट करना है या नहीं करना है। अच्छा, ये इतनी सारी चीजें आपको समझ में आएगा। अगर आपको और इसमें मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के, और यहाँ पर जो है तो आपको मजीद मालूमात मिलेंगी, और उसका नाम है www.unesco.org। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाएंगे तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है, लेसन पढ़ा है, उसको मजीद समझने के लिए उसका बैकग्राउंड और भी डिटेल में आपको मालूमात चाहिए तो वेबसाइट पे जाइए, आप जरूर जाइए, है आपके लिए दिया है, उस पर जाइए और आप देखिए, स्क्रॉल कीजिए, कुछ 2 5 10 पेजेस देख सकते हैं, जो लिंक्स इंपॉर्टेंट लिंक्स है उसको क्लिक कीजिए और समझिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए, आप पूछते नहीं, लाइव स्ट्रीम में आइए और वहाँ पर आपके सवाल रखिए, समझिए सारी चीजें। ठीक है।